जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जूलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले बार भी जब स्टेट हुआ था दोस्तों, तो मैंने आपको जूलॉजी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराया था और साथ ही मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराया था, और वहीं से लगभग जो है क्वेश्चन बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए थे दोस्तों। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 13 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 में जो पेपर 2 में सवाल पूछा गया है जूलॉजी से रिलेटेड, उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानिए। तो आपको बताना है कि एसिलोमेटा की विशेषता क्या है। तो याद रखना है कि आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर, यह एसिलोमेटा की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर पूरा फुल डिटेल दिया गया है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर फुल डिटेल आपको डिस्कस नहीं करूँगा। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसका फुल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल इसका आंसर बता दूंगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा सैलामेंडर वर्ग का है। आपसे पूछा जा रहा है कि सैलामेंडर जो है किस वर्ग का है। तो ये एम्फीबियन है, यह यानी यह एक उभयचर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल्स किसके लिए उत्सर्जन संरचना है। तो ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल किस में होता है। तो याद रखना है प्लेटी हेलमेंथिस में फ्लेम सेल्स होता है, और यह उसमें उत्सर्जन तंत्र की यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में महत्वपूर्ण जो है दोस्तों रोल अदा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फाइलम पोडिफोरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखना है कंटक के आधार पर। कंटक का अर्थ होता है अस्पाइक्यूलस, यहाँ पर दिया गया कंटक का अर्थ क्या होता है, अस्पाइक्यूलस के आधार पर फाइलम जो पोडिफेरा है उसको वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्पंज में नहर प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम किसके कारण विकसित होती है। तो याद रखना स्पंज में जो कैनाल सिस्टम है वह भीतरी दीवारों को मोड़ना इसके कारण विकसित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सही जोड़ी का चयन कीजिए, कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सही जोड़ी की पहचान कीजिए। ऑर्थोपोडा रजत पतली, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है ये दो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही दिया गया है, और ये गलत जो है सी और डी है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है तारामीन यानी स्टारफिश, और कैटल फिश आता है मोलस्का के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़े की पहचान करने को आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए और बी होगा। आप लोग देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस समूह में पॉलिप नहीं होती है। तो याद रखना है कि कैलकेरिया पे पॉलिप नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो कॉर्डेट्स की विशेषता कौन सा नहीं है। तो याद रखना है एक्सो एस्केलेटन जो है वह कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। कौन सा एक्सो एस्केलेटन जो होता है वह कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं होता, जबकि नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखली, तंत्रिका रज्जु, ये सब कॉर्डेट्स का क्या होता है दोस्तों, विशेषता होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हैगफिश और लैम्प्रे किसके उदाहरण है। तो याद रखना है यह जबड़े रहित मछलियों का उदाहरण है, हैगफिश और लैम्प्रे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो सही संयोजन की पहचान करना है। तो यहाँ पर है प्रोटोरेप्टस। प्रोटोरेप्टस जो है दक्षिण अफ्रीका का है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और नियोसेरा जो डोटस है वह ऑस्ट्रेलियाई लंगफिश है। फिर है हमारा लेपिडोसिस। लेपिडोसिस क्या है, तो ये दक्षिण अमेरिका का लंगफिश है। ठीक है, और एक है हमारा प्रोटेरेप्टस, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकन क्या है, यह एक लंगफिश है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो याद रखना है भ्रूण विकास के दौरान यह जो है पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स विकसित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता क्या है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो वह है भ्रूण विकास। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य
रज्जुओं की तुलना में कशेरुकी की एक अनूठी विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकी स्तंभ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान की पहचान करना है आपको, तो याद रखना है प्रोटोरेप्टस मछलियों और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, बिल्कुल सही है। एस्फेनोडोन सरीसृप और उभयचर के बीच को जोड़ने वाली कड़ी है, यह भी बिल्कुल सही है। आर्कियोडेप्टिक सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी, यह भी सही है। गलत कौन सा होगा, चिमेड़ा। चिमेड़ा जो है बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, यह बिल्कुल गलत है। तो चिमेड़ा है क्या, यानी काइमेरा है क्या, तो याद रखना है कार्टिलेजिनस और बोनी मछलियों के बीच की कड़ी है। कार्टिलेज आपने नाम सुना होगा, और सरीसृप बोनी मछली के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, काइमेरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतु के किस वर्ग में विकसित हुआ था, तो याद रखना है यह विकसित हुआ था सबसे पहला जो है मछलियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को क्या कहा जाता है, निवास स्थान ही कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है, तो जनसंख्या की विशेषता कौन सा नहीं है, तो याद रखना है स्तरीकरण जो है वह पॉपुलेशन की विशेषता नहीं है, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात ये सभी के सभी जो हैं जनसंख्या की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल कौन सा है, तो याद रखना है सबसे ऊपरी परत में कौन शामिल होता है, तो सबसे ऊपरी परत में शामिल होता है नेक्टन और प्लैंकटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, यह कहलाता है सिंकोलॉजी। क्या कहलाता है, सिंकोलॉजी यह कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेड़े। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास के चरण को सेड़े कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है, तो याद रखना है यह NO-3 पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप क्या है दोस्तों, याद रखना है NO-3। ठीक है, इसका जो पूरा PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस पूरे वीडियो की PDF को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, तो यह कौन सा है, तो यह है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है, तो यह कहलाता है सिस्टोल। संकुचन चरण जो है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सिस्टोल। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है सवाल और ये कॉमन भी सवाल है, तो यह है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो यह जिम्मेदार हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल है, तो यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम यानी Na+ का प्रवाह विध्रुवन का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा विध्रुवन चरण के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है, इंपॉर्टेंट है, तो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वह क्या प्राप्त करता है, इम्पल्स प्राप्त करता है यानी आवेग प्राप्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अक्ष तंतु की प्रत्येक शाखा किस में समाप्त होती है, तो याद रखना है यह सिनेप्टिक नॉब में समाप्त होती है अक्ष तंतु की। नेक्स्ट है आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होता है, तो याद रखना है यह सिनेप्सिस के माध्यम से संचारित होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि PNS में माइलिन शीथ का निर्माण
वाली सहायक कोशिका है। तो यह सहायक कोशिका कौन सा है? तो याद रखना है, यह सहायक कोशिका है श्वान कोशिका है। कौन सा है? तो यह है श्वान कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? तो निरोधात्मक न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है जो कि सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा है? तो गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्री सिनेप्टिन न्यूरॉन द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। तो याद रखना है, यह जुड़ता है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंडोफर्निन। एंडोरफिन जो होता है, एंडोरफिन वह क्या करता है? एक यौगिक है जो कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को क्या करता है? रोकता है। दोस्तों मैं जूलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो अगर कोई बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बॉटनी जूलॉजी के टर्म होते हैं काफ़ी जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो एसिड है? तो याद रखना है प्रोलीन। प्रोलीन एक एमिनो एसिड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चैपरोन प्रोटीन का कार्य है? तो चैपरोन प्रोटीन का कार्य कौन सा है? तो याद रखना है चैपरोन प्रोटीन का कार्य है कि यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो याद रखना है आपको कि आनुवांशिक जानकारी रखता है यह प्रोटीन का कार्य नहीं, जबकि भोजन पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में प्रोटीन कार्य करता है। बिल्कुल सही है। हमलावर रोगजनकों से लड़ता है, साथ ही साथ रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ये सभी के सभी प्रोटीन के कार्य हैं। आनुवांशिक जानकारी नहीं रखता है प्रोटीन, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपीमर्स का उदाहरण है? तो एपीमर्स का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना है मैनोज और ग्लूकोज। मैनोज और ग्लूकोज जो है वह एपीमर्स का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में कौन शामिल है? तो याद रखना है डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाई से अलग करना और लीकेज के साथ जोड़ना, यह जो है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है? तो याद रखना है साइटोक्रोम सी जो है वह कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है। और यह क्या है साइटोक्रोम सी? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है? तो सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन सा है? तो यह है सिस्टीन और मेथियोनिन। कौन सा है? सिस्टीन और मेथियोनिन, यह एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होता है? तो याद रखना है पशु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है यानी सेल वॉल नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा जो झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन से ये बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? तो याद रखना है न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस में एक प्रकार का क्या है कोशिकांग है ये, और उसमें राइबोसोम का क्या होता है उत्पादन और संयोजन होता है। नेक्स्ट है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है। तो यह कहलाती है रफ। क्या कहलाता है? रफ अंतर्द्रवी जालिका कहलाता है। और ये क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है? याद रखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? तो याद रखना है यह है एपोप्टोसिस। कौन सा है? तो यह है एपोप्टोसिस जो कि एक सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवांशिक संरचना वाला होता है। तो याद रखना है 44 ऑटोसोम प्लस XXY।
तो यह होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है, किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंट्रॉन। क्या कहलाता है? किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है इंट्रॉन। नेक्स्ट है, जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं, तो यह कहलाता है एलील्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील्स कहलाता है। नेक्स्ट है, बहुविकल्पता का एक उदाहरण है, तो याद रखना है सभी, यानी मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और सिकल सेल आरबीसी, ये सभी के सभी बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1A 1B जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा। इसका कारण यह है कि यह सप्रभुत्व रखता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, घटना कहलाती है, तो यह कहलाता है प्लियोट्रॉपी। क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपी यह कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था, तो याद रखना है पॉड का स्थान जो है वो मेंडल के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि पॉड का आकार, पॉड का रंग और फूल का स्थान यह मेंडल के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार एमिनो एसिड कौन सा है, तो यह है मेथियोनिन। कौन सा है? मेथियोनिन है। नेक्स्ट है, डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है हेलिकेज। डीएनए को खोलने के लिए किस एंजाइम का उपयोग हम लोग करते हैं, तो हेलिकेज का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, आपको यह पहचान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण। नेक्स्ट है, डीएनए प्रतिकृति की विधि है, तो याद रखना है यह है अर्ध रूढ़िवादी और द्विदिशात्मक प्रकृति की विधि है डीएनए प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृति की विधि क्या है, तो अर्ध रूढ़िवादी और द्विदिशात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है, तो याद रखना है मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। यह बताया गया आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में। क्या कहा गया कि डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मॉर्फोजेनेसिस का संबंध है, तो याद रखना है उत्तक अंग और संपूर्ण जीव का आकार, यह है मॉर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है, तो यह कहलाता है समसूत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है, तो याद रखना है यह बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाता है? तो यह बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आगमनात्मक संकेतन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आगमनात्मक संकेतन यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है, तो यह कहलाता है एपोप्टोसिस। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा अपरा पोशिका। क्या हो जाएगा? अपरा पोशिका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? राइट आंसर हो जाएगा यह है गैस्ट्रुलेशन, जिसे हम लोग जठराग्नि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो यह कौन बचाता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जित प्रतिरक्षा, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमें जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है। एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी सेल द्वारा, यानी बी सेल्स के द्वारा जो है एंटीबॉडीज जो होता है स्रावित होता है।
नेक्स्ट है माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह होता है IEGA जो होता है माँ के दूध में एंटीबॉडी के रूप में शामिल होता है। नेक्स्ट है टी कोशिकाएं परिपक्व होती है, तो याद रखना है यह होता है थाइमस ग्रंथि में। टी सेल्स कहाँ पर मैच्योर होता है, तो यह होता है थाइमस ग्रंथि में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह है फाइगोसाइटस, मैक्रोफेज और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं। ये सभी के सभी जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एलिसा का अर्थ क्या है, तो एलिसा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है एलिसा का अर्थ होता है दोस्तों एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख, ये कहलाता है एलिसा। यानी फुल फॉर्म देखें तो क्या आता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स की जांच के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट कराते हैं। हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, तो यह है P² + PQ + Q² = 1। यह है हार्डी वेनबर्ग का नियम। हालांकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों ऑप्शन में वो दिया गया है P² + 2PQ + Q²। ठीक है, तो P² + 2PQ + Q², ये तो ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ना कि भी सुधार कर लें, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि एंटोजेनी फाइलोजेनी को पुनर्पूंजीकृत करता है, तो यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने कहा था, तो यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं, तो यह कौन सा है, तो यह है आर्कियोडेप्टिक्स है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। डायनासोर का स्वर्ण युग है, तो डायनासोर किस युग का है, तो यह है मेसोजोइक युग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डायनासोर का स्वर्ण युग है, तो डायनासोर का स्वर्ण युग है मेसोजोइक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो सामान्यतः पाया जाता है वह तलछटी चट्टानों में यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में यह पाया जाता है जीवाश्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओपेडिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था, तो याद रखना ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था, जबकि मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प ये सभी के सभी मौजूद थे। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए, तो याद रखना सोडियम में कटौती करनी चाहिए, यानी नमक खाने से उसे कम, मतलब नमक का उपयोग जो है दोस्तों उसे कम करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, तो याद रखना वसा का जो ऊष्मीय मान होता है सर्वाधिक होता है। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है, तो याद रखना 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना, तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है, तो याद रखना रेशा यानी फाइबर जो होता है वह पोषक तत्व नहीं माना जाता, जबकि विटामिन, खनिज और वसा ये सब जो है पोषक तत्व माने जाते हैं। विटामिन की आवश्यकता है, क्यों है आवश्यकता, तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विटामिन के आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन की कमी से होता है, तो गंडमाल यानी ग्वाइटर नामक जो रोग होता है यानी घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन के कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है, तो यह है DPT का टीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सामान्य सर्दी किसके कारण होती है, तो यह रखना है राइनो वायरस के कारण होता है सामान्य सर्दी। नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ है, तो याद रखना यह है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाज के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक प्रकार का सूक्ष्म जीवों में DNA के अतिरिक्त आनुवांशिक भाग को कहा जाता है प्लाज्मिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रतिबंध इंजाइम है, तो प्रतिबंध इंजाइम कौन सा है, तो आणविक कैंची ये जो है एक प्रतिबंध इंजाइम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो BAC वेक्टर का हम लोग
इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर में चरणों का सही क्रम क्या है? याद रखना विकृतीकरण, एनिलिंग और विस्तार, यह सही क्रम है। एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है तो यह होता है थर्मस एकार्टिकस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मस एकार्टिकस। तो एंजाइम टैग पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? तो थर्मस एकार्टिकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है तो यह कौन सा है? प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। यह सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि माना गया है जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण बनती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वनस्पति जो उद्यान है वह इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर है और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है? तो यह है गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है? तो याद रखना वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया था चिपको आंदोलन ने। किसने किया था? 1980 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है कहलाती हैं तो यह है लुप्त प्राय प्रजातियां। क्या कहलाता है? यह लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पवित्र उपवन है तो याद रखना बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं उन्हें कहा जाता है पवित्र उपवन। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।